हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एडुप्रेप यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, इस चैनल पे हम आपके लिए एग्जाम रिलेटेड वीडियोस लेके आते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के सारे अपडेट्स रेगुलरली मिल सके। वेल स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक हमारा डिस्कशन का है वो इंग्लिश सेक्शन में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है और टॉपिक है आपका फ्रेजल वर्ब्स। बेसिकली स्टूडेंट, फ्रेजल वर्ब जो है वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज ये एक तरीके से वोकैबुलरी का सेक्शन हो सकता है या इनफैक्ट लोग इसे कंसिडर भी करते हैं बिकॉज फ्रेजल वर्ब्स एक पर्टिकुलर मीनिंग कैरी करते हैं और उन मीनिंग को समझना और यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप चाहते हैं कि आपकी वोकैबुलरी जो है वो इनहैंस हो। आप अगर चाहते हैं कि आप अपने प्रिपरेशन को एस कर सके, बूस्ट कर सके, तो फ्रेजल वर्ब एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। हम कई बार इंग्लिश पढ़ने के कॉन्वर्सेशन के टाइम पे या कुछ रीडिंग करने के टाइम पे आपने देखा होगा कि आपको फ्रेजल वर्ब्स के साथ आपका एनकाउंटर होता है। वहां हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि हमें जो फ्रेज दिए जाते हैं हम उसका लिटरल मीनिंग निकालते हैं, हमें उस फ्रेज का प्रॉपर मीनिंग नहीं पता होता है, इसीलिए हम सिर्फ वर्ब को कंसिडर करके एक मीनिंग डिटेक्ट कर लेते हैं और इसी वजह से पूरा का पूरा फ्रेज रॉन्ग हो जाता है। तो पहले मैं आपसे ये बात करना चाहूंगी कि फ्रेजल वर्ब्स बेसिकली है क्या। तो पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि फ्रेजल वर्ब्स क्या है और फिर हम ये देखेंगे कि फ्रेजल वर्ब्स को हमें किस तरीके से यूज करना चाहिए। एम आई क्लियर? चलिए, तो पहले देखते हैं फ्रेजल वर्ब की डेफिनेशन। जैसा कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है फ्रेजल वर्ब्स, तो यहाँ क्लियर हो गया कि हम बात किसकी करने जा रहे हैं, वर्ब की, राइट। स्टूडेंट्स, फ्रेज वर्ड का जो मतलब होता है वो है सेट ऑफ वर्ड्स, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम वर्ब को लेकर एक वर्ड्स का सेट बनाते हैं और जो वर्ब आप यहाँ पे रखते हैं वो अपने यूजुअल मीनिंग से कंप्लीटली डिफरेंट होता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि वो अपने जो यूजुअल मीनिंग होगा उस वर्ब का उससे ये बिल्कुल डिफरेंट होगा, विथ डिफरेंट मीनिंग। एम आई क्लियर? ठीक है, मेरे कहने का मतलब जनरली क्या है वो आपको इस एग्जाम्पल से समझ में आएगा। यहां हमने कहा है सेट ऑफ वर्ड्स, तो बेसिकली जो सेट हम बनाते हैं वो या तो किसी वर्ब या एडवर्ब का बनता है या हम बनाते हैं वर्ब और प्रेपोजिशन का, ठीक है। और ये जो सेट बन रहा है, इसी सेट को, जो सेट ऑफ वर्ड्स है, हम इसी को क्या कहते हैं, फ्रेजल वर्ब्स। और जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा, यहां जो वर्ब आपको दिया जाता है वो एक जनरल वर्ब होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसी वर्ब के मीनिंग को कंसिडर करते हैं। इस पूरे फ्रेज का मीनिंग इस वर्ब से बिल्कुल डिफरेंट होगा, ये आपको याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज मैंने आपसे एग्जाम्पल के लिए ऐसा कहा, हमने एक एग्जाम्पल लिया कम अक्रॉस, ओके। अगर मुझे वो पूरे फ्रेज का मतलब नहीं पता है, अगर मुझे इस फ्रेजल वर्ब का मीनिंग नहीं पता है, तो जनरली मैं क्या करती हूँ, इस वर्ब को कंसिडर करती हूँ। तो मुझे कम दिया है तो कम का मतलब बहुत क्लियर है, हमें पता है कि हम कहीं आने की बात कर रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट, यहां हमें सिर्फ कम कंसिडर नहीं करना है बल्कि हमें कंसिडर करना है कम प्लस अक्रॉस, यानी कि आपको इस सेट ऑफ वर्ड्स का मीनिंग आइडेंटिफाई करना है। याद रखिए स्टूडेंट, फ्रेजल वर्ब्स को लर्न करने की जो ट्रिक है वो सिर्फ यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा इनको अपने डेली कॉन्वर्सेशन में यूज करना शुरू करिए, ओके। दैट सिंपली मीन्स द मोर फ्रेजल वर्ब्स यू लर्न, द मोर यू विल नोटिस अ पैटर्न इन हाउ दे आर फॉर्म्ड। जितना ज्यादा आप इनको यूज करेंगे, लर्न करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि इनका पैटर्न किस तरीके से यूज किया जा रहा है। और जितना ज्यादा आप याद करेंगे, जितना ज्यादा आप लर्न करेंगे, उतना ज्यादा ये आपके लिए कन्वीनियंट होगा। कोशिश करिए कि इन फ्रेजेस को ज्यादा से ज्यादा अपने डेली कॉन्वर्सेशन में यूज करने की, ताकि आप इन वर्ब्स को लेकर, इन फ्रेजल वर्ब्स को लेकर यूज टू हो जाएं और जब भी एग्जाम में ये आए तो आप इसकी मीनिंग को बहुत इजीली डिटेक्ट कर सकें। फाइन। जैसा अभी मैं आपसे यहाँ पे कह रही थी कम अक्रॉस के लिए, तो हम नॉर्मली कम का मीनिंग इंटरप्रेट करते हैं जबकि हमें करना किसका है, कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का एक्चुअल मतलब होता है टू फाइंड समथिंग सडनली। क्या मतलब हो गया, यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग, आप किसी चीज को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे बट वो सडनली अगर आपको दिख गया, मिल गया या आपने खोज लिया, ठीक है, तब हम वहां पर क्या फ्रेज यूज करते हैं, कम अक्रॉस। जैसे सपोज मैंने आपसे कहा
I came across a pond near my society. Okay, so what does it mean? You were not expecting a pond there. आपको नहीं पता था कि वहां कोई pond है, बट सपोज आप ऐसे स्ट्रोलिंग के लिए निकले, आप टहलते हुए आपको अचानक से वो मिल गया, तो हम वहां पे क्या बोलेंगे? came across और come across. फाइन. तो आपको याद रखना है स्टूडेंट, फ्रेजल वर्ब्स जो हैं वो सिर्फ दिखने में डिफिकल्ट होते हैं. जितना ज्यादा आप उन्हें लर्न करेंगे आप उसके पैटर्न को समझ जाएंगे, और जैसे ही आपका पैटर्न क्लियर हो जाएगा, जब आप ये समझ जाएंगे कि एग्जामिनर किस तरह के पैटर्न को यूज करके इन फ्रेजेस को दे रहा है एग्जाम में, तो आपके लिए ये सेक्शन बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा. आज के इस पार्ट 1 सेशन में हम बात करेंगे ब्रिंग वर्ड से फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, जहां इस सेशन में मैंने आपके लिए 5 ऐसे फ्रेजल वर्ब यूज किए जो जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं. हमारा पूरा फ्रेजल वर्ब का जो सीरीज होगा उसमें मैं आपके साथ उन्हीं फ्रेजल वर्ब्स को डिस्कस करूंगी जो जनरली एग्जाम में एग्जामिनर्स आपके सामने रखते हैं, ताकि आप स्मार्टली इन फ्रेजल वर्ब्स को प्रिपेयर कर सके. फाइन, चलिए हम मूव करते हैं हमारे पहले फ्रेजल वर्ब की तरफ. और जैसा मैंने अभी आपसे कहा था कि हम आज ब्रिंग वर्ड से अपने फ्रेजल वर्ब्स को स्टार्ट कर रहे हैं. यहां है हमारे पास पहला वर्ड, ब्रिंग अबाउट. सो स्टूडेंट, आपको याद रखना है पहले कि अब जैसा ब्रिंग दिया हुआ है तो ब्रिंग का हम लिटरल मीनिंग क्या लेते हैं इस वर्ब का. मतलब यहां जो आप कॉम्पोजिशन क्या देख रहे हो, ये वर्ब हो गया आपका, अबाउट क्या हो गया आपका, प्रेपोजिशन. ठीक है, तो आपको इस प्रेपोजिशन का अलग से मतलब नहीं लेना है, इस ब्रिंग का अलग से मतलब नहीं लेना है. आपको इन दोनों को साथ में कंसिडर करना है, इस पूरे फ्रेज को साथ में कंसिडर करना है. और बेसिकली हम इसको फ्रेज को कब यूज करते हैं, लेट मी राइट इट, टू मेक something happen, to make something happen. और खासकर हम ये यूज करते हैं to cause, let's say to cause changes. ठीक है, मतलब को किसी चीज में बदलाव लाने के लिए या कुछ चेंजेस करने के लिए किसी सिचुएशन में जब आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि वो चेंजेस आए, तो हम ब्रिंग अबाउट फ्रेज का यूज करते हैं. ठीक है, इसको शायद आपको ऐसे समझ में ना आया हो, मैं एक एग्जाम्पल लेती हूं ताकि आपको बेहतर समझ में आए. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे ऐसे कहा, सोशल चेंजेस हैज ब्रॉट अबाउट many new ideas. What does it mean? क्या कहने का मतलब है, यहां जो बदलाव आया है, न्यू आइडियाज, बहुत सारी न्यू आइडियाज में जो चेंजेस आए हैं वो किसकी वजह से आए हैं, सोशल चेंजेस की वजह से. क्लियर हो गया? यानी कि सोशल चेंजेस ने बदलाव लाए हैं किसमें, जिस बदलाव की वजह से बहुत सारे न्यू आइडियाज जो हैं वो जनरेट हुए. तो बेसिकली ब्रिंग अबाउट का जो लिटरल मीनिंग हम निकालते हैं वो ये हुआ कि टू मेक समथिंग हैपन, आप कह सकते हो स्पेसिफिकली टू कॉज चेंजेस इन अ सिचुएशन. ओके, तो हम बात कर लेते हैं मीनिंग की, जैसा मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया, टू मेक समथिंग हैपन. ओके, लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल. वन मोर एग्जाम्पल हियर इज rampant corruption brought about the downfall of the government. तो सेंटेंस में आपसे क्या कहा जा रहा है, rampant means uncontrolled. Okay, so here in the given sentence, the sentence says कि uncontrolled corruption has brought up or led to the downfall of the government. Okay, मतलब इस uncontrolled corruption की वजह से क्या हुआ है, गवर्नमेंट का डाउनफॉल हुआ है, वो गिर गई है सरकार. Am I clear? तो जो हैपनिंग की बात हमने ऊपर मीनिंग में डिस्कस की थी वो यहाँ पे किसकी वजह से है, अनकंट्रोल्ड करप्शन की वजह से. Am I clear? Fine. Let's move to the next. Bring over. Okay, this is another important one. Bring over का basically मतलब क्या हुआ, बहुत लिटरल वर्ड है और इसको हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं अपने डेली कॉन्वर्सेशन में. इसका मतलब है to take someone, or you can say something, from one place to another. किसी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना या लाना. ठीक है,
अब बेसिकली हम ये फ्रेजेस, जैसे अभी मैं आपसे अगर कुछ ऐसा कहूं कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा आई विल ब्रिंग माई हॉलीडे फोटोज ओवर व्हेन आई कम, मतलब मैं अपनी फोटोज लेकर आऊंगी जब भी मैं आपके पास मिलने आऊंगी। तो ब्रिंग ओवर बेसिकली हम तब यूज करते हैं जब आप किसी को, किसी चीज को या किसी को कहीं लेकर जाते हैं, एक प्लेस से कहीं दूसरी जगह लेकर जाते हैं। एम आई क्लियर? इसका मीनिंग देख लीजिए, फिजिकली टेक समवन और समथिंग फ्रॉम वन प्लेस, यानी फिजिकली कहने का मतलब है कि आप उसको अपने साथ फिजिकली लेके जाओगे। जैसे अगर मैं एल्बम की बात कर रही थी या फोटोज की बात कर रही हूँ, तो मैं उन्हें अपने साथ लेकर सपोज अपने फ्रेंड के घर जा रही हूँ, तो हम वहां पे क्या यूज करेंगे? ब्रिंग ओवर। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल से पहले आपको समझा देती हूँ जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। जैसे सपोज मैंने कहा आई विल ब्रिंग माई फोटोज ओवर व्हेन आई कम। क्या मतलब हुआ? जब भी मैं तुमसे मिलने आऊंगी, मैं अपने हॉलीडे फोटोज जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन कर लेते हैं हम लोग, हॉलीडे फोटोज। लेट्स से मैंने कहीं पे हॉलीडे स्पेंड किया, उसकी जो फोटोज है वो मैं अपने साथ लेके आऊंगी जब भी मैं तुमसे मिलने आऊंगी। तो यहाँ पर फिजिकली हम फोटोज, ये एल्बम लेके आने की बात कर रहे हैं। एम आई क्लियर? एग्जाम्पल देख लीजिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। प्लीज ब्रिंग योर फ्रेंड ओवर टू डिनर नेक्स्ट टाइम। क्या मतलब हो गया? लेट्स से कि मैं मेरी मम्मी मेरे फ्रेंड को कह रही है कि तुम अपने दोस्त को भी लेके आना जब भी नेक्स्ट टाइम डिनर पे आना। तो ब्रिंग ओवर का जो यहाँ फ्रेज था, ये ब्रिंग और ये ओवर का जो फ्रेज, क्या मतलब हो गया? एक पर्सन को, यानी कि इस फ्रेंड को लाने की बात की जा रही है, कहां पे? डिनर के लिए, नेक्स्ट टाइम। फाइन। तो आप ब्रिंग ओवर तभी यूज करेंगे जब आप किसी पर्सन को या किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मेंशन करना चाहते हैं। एम आई क्लियर? फाइन, मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। ब्रिंग इट ऑन। ओके, सो दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। ब्रिंग इट ऑन में मैंने एक्सक्लेमेशन का मार्क यूज किया है, तो आपको याद रखना है कि ये फ्रेज जनरली हम एक्सक्लेमेशन के सेंस में यूज करते हैं, और इसका यूज किया जाता है, यू कैन से टू एक्सप्रेस कॉन्फिडेंस in facing a challenge, in facing or meeting a challenge. That simply means कि जब आप ready हो या आप full confident हो, you are eager to accept a challenge, or if you are eager to face a challenge, we use this phrase bring it on. Clear? मीनिंग देख लेते हैं, टू एक्सेप्ट अ चैलेंज विथ कॉन्फिडेंस। ओके, तो जब भी आप ऐसा कुछ यूज करते हैं वहां पर हम फ्रेज यूज कर सकते हैं। एम आई क्लियर? तो जब भी ऐसा कुछ आएगा आपके सामने जहां पे आप ये फ्रेज यूज करना चाहते हैं, जहां पर भी आपको कॉन्फिडेंस दिखाना है कि आप चैलेंज फेस करने के लिए रेडी है। एक एग्जाम्पल से और समझते हैं, फिर मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ। एग्जाम्पल लेट्स से कि मैंने ऐसा कहा, राम इज रेडी टू let's say Ram is ready to bring it on. So क्या मतलब हुआ? Simply means कि here in the sentence Ram is ready to face some sort of challenges. Okay, whatever it is, कुछ भी हो सकता है वो। एग्जाम्पल से लेते हैं। So here example says, आपसे क्या कह रहा है? Are you sure about the trip? Okay, so are you sure about the trip? David asked. तो क्या डेविड ने उससे पूछा कि क्या तुम ट्रिप के लिए श्योर हो? और जूली का आंसर क्या था? जूली का आंसर था वहां पर ब्रिंग इट ऑन। व्हाट डज इट मीन? ब्रिंग इट ऑन का मतलब क्या हो गया? सिंपली कि वो रेडी है, जो भी उसके चैलेंजेस है ट्रिप को लेकर, वो उसको फेस करने के लिए शी इज कंप्लीटली रेडी। शी इज इवन ईगर टू एक्सेप्ट दो चैलेंजेस। ओके, जैसा हम यहाँ पे मैंने राम का एग्जाम्पल दिया, या मैं अगर आपसे ऐसा भी कहूं, अगर आपसे लेट्स से फॉर एग्जाम्पल द रेबल फोर्सेस are trying to bring down, okay, are trying to
bring it on. What does it mean? क्या मतलब हो गया इसका? जो रेबल फोर्सेस है वो किसी तरीके के चैलेंजेस को फेस करने के लिए बिल्कुल मतलब तैयार हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं. Am I clear? Okay, fine. Let's move to the fourth one. Bring down. So the next phrase is bring down. Basically यहाँ पे भी आपके पास दो वर्ड दिए bring and down. इस वर्ड को हम कहाँ पे यूज करते हैं? It is basically used to make something cheaper. To make something आप कह सकते हो चीपर. चीपर बोलने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं. और चीपर कहने से मतलब है कि आप ये कह सकते हो, ये भी कहा जा सकता है कि टू रिड्यूस समथिंग, किसी चीज को कम करना. ठीक है. और खासकर वो कम करना क्या हो सकता है? किसी का पावर हो सकता है या कोई भी ऐसी चीज, कोई पोजीशन हो सकती है, उसका स्टेटस हो सकता है. हम किसी भी चीज के लिए इसको यूज कर सकते हैं. क्लियर? इसको एक एग्जाम्पल से पहले समझते हैं ताकि फिर आप इसको बेहतर समझ पाए. जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में दिया, लेट्स से द rebels are trying to bring down the government. So here in the example क्या क्या कहा जा रहा है आपसे? जो रेबल्स है, जो बागी या जो क्रांतिकारी टाइप के जो लोग हैं, जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, वो क्या करना चाह रहे हैं? अब यहाँ पे चीपर कहने का मतलब ये नहीं है कि ये सस्ता करने वाली बात हो रही. उनके पोजीशन से या उनके पावर से उनको हटाने की बात की जा रही है. रिड्यूस करना, एक्सपेल करने का भी सेंस ये देता है. तो आपको ये वर्ड को ध्यान में रखना होगा. ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसको चीपर के सेंस में ही यूज करते हैं. इसलिए मैंने आपको आगे मेंशन कर दिया है टू रिड्यूस समथिंग, स्पेसिफिकली सम पावर और पोजीशन. ओके, सो आई होप कि आपको ये बात यहाँ पे समझ में आई होगी. एग्जाम्पल मैं आपको इसके मीनिंग के साथ दे देती हूँ, पर पहले इस पार्ट को इरेज कर देती हूँ ताकि आपको जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं वो उसमें समझ में आए. ठीक है. ओके, हम ये हटा देते हैं और अब हम ये देख लेते हैं. टू कॉज समथिंग टू बिकम लेस और मेक समथिंग चीपर. क्लियर? इसी तरीके से जैसा मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं. डिस्पाइट देयर प्रॉमिस दैट दे वुड ब्रिंग डाउन द प्राइसेस हैव गॉन ऑन राइज. व्हाट डज इट मीन? उन्होंने प्रॉमिस की थी कि वो क्या करेंगे? प्राइसेस यानी कि कीमतों में डाउन, मतलब उसको नीचे लेकर आएंगे, उसको चीपर बनाएंगे, उसको थोड़ा सा सस्ता करेंगे. लेकिन उसके बावजूद भी प्राइसेस क्या हो रहे हैं? राइज हो रहे हैं, मतलब इंक्रीज कर रहे हैं. यहां पर चीपर का सेंस आ रहा है. मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था उसमें हम पावर या पोजीशन को कम करने की बात कर रहे थे. क्लियर? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ. ब्रिंग अप. So this is again an important and the most common phrasal verb, क्योंकि ये सबको पता होता है. हम नॉर्मली बोलते हैं brought up, तो ये वही bring up brought up है और बेसिकली हम इसको यूज करते हैं to raise a child. जब बच्चे के नर्चर या कह सकते हो टू रेयर अ चाइल्ड और टू नर्चर अ चाइल्ड, बच्चे को क्या कहते हैं हम? बड़ा करना. ठीक है, जैसे मम्मी पापा करते हैं तो उसी सेंस में हम ये वर्ड यूज करते हैं. ठीक है. जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं, लाइक एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको जल्दी समझ में आएगा. जैसे मैंने एग्जाम्पल में आपसे कहा, her aunt raised her up. ये raised her up का ही मतलब क्या है? brought up. ठीक है, यानी मैं इस raised की जगह पे क्या लिख सकती हूँ? bring up या brought up. वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा टेंस वहां पे मेंशन करना है. अब मैं इसी raised की जगह पे ऐसा अगर लिख देती brought her up, ठीक है, इसका मतलब brought her up का मतलब सिंपली क्या हो गया? टू रेज, यानी कि टू रेयर और नर्चर. उसको क्या कहते हैं? हम उसे हिंदी में बोलते हैं कि उसका पालन पोषण करना. ठीक है, उसको बड़ा करना. तो ब्रिंग अप या ब्रॉट अप जो वर्ड है वो उसी सेंस के लिए हम यूज करते हैं. क्लियर?
जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, टू रेज अ चाइल्ड। ठीक है, सिंपली मतलब यही हुआ कि आप वहां पे क्या बात करना चाह रहे हैं, वो आपको शो कर रहा है, नर्चरिंग अ पर्सन। ठीक है, इट सिंपली मीन्स टू नर्चर अ पर्सन। एग्जाम्पल ले लेते हैं। सो वेल स्टूडेंट, यहाँ पे एग्जाम्पल में देख लीजिए क्या आपसे कहा जा रहा है। इट टेक्स एन इमेंस कमिटमेंट and lot of love, okay, to bring up a child properly. What does it mean? कि बच्चे को बड़ा करने में बहुत ज्यादा कमिटमेंट लगता है। ठीक है, इट टेक्स एन इमेंस कमिटमेंट एंड अ लॉट ऑफ लव। एक बच्चे को बड़ा करने में बहुत ज्यादा कमिटमेंट और प्यार की जरूरत पड़ती है। ठीक है, यहाँ ब्रिंग अप मैंने यूज किया, ऊपर वाले सेंटेंस में रेस्ड की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ब्रॉट अप। तो इट कंप्लीटली डिपेंड ऑन द टेंस ऑफ द सेंटेंस। जैसा आपसे मेंशन किया गया होगा वो चेंज हो सकता है। यहाँ पे भी हमने ब्रिंग डाउन किया था, ब्रॉट डाउन भी हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कॉन्टेक्स्ट जो सेंटेंस का है वो किस टेंस को रिफ्लेक्ट कर रहा है। एम आई क्लियर? वेल स्टूडेंट, दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो इस सेशन को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।